नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू लाल सैनी CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम अधिगम से संबंधित अध्ययन हमारा चल रहा है और उसी के अंतर्गत आज हम जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से 2 या 3 प्रश्न आपकी प्रत्येक एग्जाम, चाहे रिट की हो या RPSC सेकंड ग्रेड की हो या फर्स्ट ग्रेड की हो या रेलवे की हो, सभी एग्जाम्स में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं और वहां पर किसी भी प्रकार का एक उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये उदाहरण संबंधित है अधिगम से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित या भी प्रेरणा से संबंधित या किसी अन्य। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझें और अध्ययन करें और मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहला अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक देखते हैं, बुद्धि। देखिए, सभी बालकों में बुद्धि होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो देखिए, बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। जो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि तीव्र होती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि मंद गति युक्त होती है। तो देखिए, बालक की जितनी अधिक बुद्धि होगी, बालक यदि प्रतिभाशाली होगा, बालक प्रतिभाशाली कब बनेगा? जब उसमें बुद्धि तेज होगी, अधिक होगी। और मंद बुद्धि बालक है तो मंद बुद्धि रहेगी। तो देखिए, जो अधिगम होता है उसको प्रभावित बुद्धि भी करती है। यदि किसी बालक की बुद्धि अधिक है, तेज है, तो वो बालक अधिक सीखेगा। और जिस बालक की बुद्धि मंद गति वाली है, मंद है, तो वो बालक कम सीखेगा। प्रतिभाशाली जो बालक है वो अधिक समय तक उसको स्मृति में रख सकता है, जबकि मंद बुद्धि बालक जो सीखे हुए ज्ञान या विषय वस्तु को अधिक समय तक अपनी स्मृति में नहीं रख सकता। इसके बाद नंबर 2 है सीखने की तत्परता। देखिए, जो सीखने की तत्परता होती है, जो हमारे ठाणदायक महोदय हैं, उन्होंने कहा यदि किसी कार्य को सीखने की तत्परता है तो उसे शीघ्र सीखा जा सकता है। मान लीजिए, देखिए, आप सभी को पता है कि माँ के गर्भ से हम सीख कर नहीं आते हैं। जो भी हमें अधिगम करना होता है, वो अधिगम हम इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद, इस संसार में आने के बाद सीखते हैं। तो देखिए, हम किसी कार्य को, किसी विषय वस्तु को या किसी प्रश्नों के उत्तरों को अधिक से अधिक कब सीख सकते हैं, कब अधिगम कर सकते हैं? जब हम में तत्परता होगी। यानी कि ये कार्य मुझे नहीं आता है, ये पढ़ाई मेरे से नहीं होती है, लेकिन आप कहें कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये पढ़ाई मैं कर सकता हूं, इन प्रश्नों को मैं याद कर सकता हूं। तत्परता होनी चाहिए। सीखने की तत्परता भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद नंबर 3 है स्वास्थ्य। देखिए, वास्तव में पहला सुख निरोगी काया। हम जीवन में कितना ही अमीर बन ले, लेकिन अधिक चाहे कितना भी शिक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका उपयोग कर नहीं सकते। तो देखिए, जो हमारे स्वार्थ महोदय हैं, उन्होंने कहा कि स्वस्थ स्वास्थ्य वाले बालक रोगी बालकों की अपेक्षा शीघ्रता से सीखते हैं। तो देखिए,
जो बालक होते हैं ना, अगर कोई बालक का स्वास्थ्य अच्छा है, सामान्य है, उसे किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो वो शीघ्रता से और अधिक अधिगम कर सकते हैं। जबकि रोगी बालक कभी भी किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो मंद गति से, जो उनकी स्मृति में अधिक समय तक नहीं रहेगा। इसके बाद नंबर 4 अभिक्षमता। देखिए, अभिक्षमता मतलब योग्यता। तो अभिक्षमता जन्मजात होती है। देखिए, कोई भी बालक होता है, अभिक्षमता यानी कि मां के गर्भ से ही ये क्षमता आती है। कई बालकों को आपने देखा होगा कि हम उनके बराबर अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, लेकिन और वो कम मेहनत करता है, कम पढ़ता है, फिर भी वो अधिक याद कर लेता है। और हम अधिक पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता। कुछ कारण है कि अभिक्षमता के कारण भी अधिगम प्रभावित होता है। जिस बालक की अभिक्षमता योग्यता जितनी होगी, वो बालक उतना ही अधिक सीखेगा, उतना ही अधिगम करेगा। और जिस बालक की अभिक्षमता न्यून है, वो बालक कम सीखेगा, शीघ्र अधिगम उससे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इसके बाद जो अभिक्षमता है, देखिए अभिक्षमता को हम प्रशिक्षण और अनुभवों और अभ्यास के द्वारा भी अधिक बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूं और आप सभी भी अध्यापक बनने जा रहे हैं, या किसी डिपार्टमेंट में प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हैं, तो आप देखिए अपने उस कार्य को, उस विषय वस्तु को, उन प्रश्नों को अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। देखिए, हम किसी भी विषय वस्तु को पूरी याद कर लेते हैं। कैसे? अभ्यास के द्वारा, सीखने की तत्परता के द्वारा। तो जो अभिक्षमता है वो अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद अधिगम अभिवृत्ति। देखिए, जो अधिगम अभिवृत्ति है वो सबसे अधिक अधिगम को प्रभावित करती है। जिसकी जैसी अभिवृत्ति, जिसकी जितनी सोच, जिसका जितना दृष्टिकोण, वो उतना ही सीखेगा। यदि उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, सीखने के प्रति तत्परता है, उसकी अभिवृत्ति है कि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहता हूं। मान लीजिए आपने देखा होगा कई बालक ऐसे होते कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे रेलवे में लोको पायलट बनना है। तो ये अभिवृत्ति पर डिपेंड करता है, आपकी अभिवृत्ति कैसी है। देखिए, यदि किसी बालक में सक्रिय एवं आक्रामक अभिवृत्ति है, कई बालक आपने देखे होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो कलेक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शिक्षक बनना है, और अच्छा प्रभावी शिक्षक बनना है, अच्छा मैं उनको पढ़ा सकता हूं। तो आप में इच्छा यानी अभिवृत्ति होनी चाहिए किसी कार्य को सीखने की। यदि आप में अधिगम के प्रति अभिवृत्ति नहीं है, तो न तो आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, न किसी को ज्ञान प्रदान कर सकते हो, और जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो आप में किसी भी कार्य को, किसी भी विषय वस्तु को सीखने के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, आक्रामक होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए। आप सक्रिय रहेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विषय वस्तु, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा को में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, और छठा है परिणाम का ज्ञान। देखिए, किसी बालक को या किसी व्यक्ति को अपने परिणाम का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अधिगम प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कई बालक ऐसे होते हैं जिनकी 90% से अधिक बन जाती है, तो वो बालक क्या करता है, क्या मेरी 90 बन गई, अब की बार 100 में से 100% बनेगी।
मेरी 95% बनेगी। तो उसमें अधिगम के प्रति अभिवृत्ति तत्परता उत्पन्न हो जाती है और वो अगली बार अगली कक्षा में 95 से 100% अंक लाता है। एक बालक है जो कक्षा 10 में फेल हो जाता है, तो उसमें अधिगम सीखने की प्रति तत्परता न तो आएगी न उसकी इच्छा होगी। वो क्या कर सोचेगा, मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं तो इस बार ही फेल हो गया, आगे में जीवन में सफल ही नहीं हो सकता, यानी हताश हो जाता है। तो अपना परिणाम प्राप्त करने से भी अधिगम प्रभावित होता है। इसके बाद नंबर 7 परिपक्वता। देखिए, बालकों की उम्र के अनुसार परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। देखिए, जो बालक की जितनी उम्र होती है उसकी उम्र के स्तर के अनुसार भी बालक सीखता है। जब बालक शैशव अवस्था में होता है तो शैशव अवस्था से अधिक बाल्यावस्था में सीखता है और बाल्यावस्था से अधिक किशोर अवस्था में सीखता है। तो देखिए, बालकों की जो परिपक्वता है, चाहे वो उम्र हो या स्तर हो, उसके अनुसार भी अधिगम प्रभावित होता है। बालक की उम्र यदि कक्षा के अनुरूप है, शिक्षा ग्रहण करने के स्तरों के अनुसार है, तो बालक अच्छा अधिगम करेगा। आपने देखा होगा कई परिवारजन ऐसे होते हैं जो बालकों की 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में कक्षों में विद्यालयों में प्रवेश दिलाते हैं, तो उनका अधिगम नहीं हो पाता है, उनका जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने की उम्र 5 साल से अधिक होती है। तो वो कक्षा के अनुरूप अधिगम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नंबर 8 है अध्यापक की संप्रेषण योग्यता। देखिए, बालक का अध्यापक का जितना संप्रेषण अच्छा होगा, यानी कि अध्यापक द्वारा शिक्षण के समय कक्ष में कक्षा के अनुरूप आवाज होनी चाहिए। जितनी अच्छी आवाज होगी, मान लीजिए एक ही कक्ष में 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और अध्यापक की आवाज पीछे के जो छात्र बैठे हुए हैं उनके पास नहीं जा रही, चाहे अध्यापक द्वारा कितना ही अच्छा प्रभावशाली शिक्षण करवाया गया हो, वो किसी काम का नहीं है। तो जो पीछे हुए बैठे छात्र हैं उनको अधिगम नहीं होगा, तो अधिगम प्रभावित होगा। तो कक्ष में जो अध्यापक है उसकी आवाज कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। जितनी आवाज छात्र जो आगे की सीट वाला ग्रहण कर रहा है, उतनी ही आवाज पीछे की जो सीट पर बैठा हुआ छात्र है उसको भी शिक्षक की आवाज सुनाई दे। योग्यता, देखिए, जो शिक्षक होता है उसकी जितनी अच्छी योग्यता होगी, विषय पर अधिकार होगा, बालकों को सिखाने की जो जितनी विधियां वो प्रयोग कर सकता है, दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से जितना अच्छा बालकों को सिखा सकता है, उतनी ही अध्यापक की योग्यता होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अध्यापक की योग्यता ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक शीघ्र अधिगम करे। ये नहीं कि वो योग्यता भी एक बाधक तत्व का रूप धारण कर ले अधिगम में। इसके बाद गुण, देखिए, जितने अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं उतना ही अच्छा बालक अधिगम करते हैं। विषय ज्ञान, देखिए, मान लीजिए हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अब साइकोलॉजी के अंतर्गत किसी भी विषय पर ज्ञान होगा तभी तो हम अच्छे से प्रभावपूर्ण आप सभी को समझा पाएंगे। तो एक अध्यापक को अपने विषय का थोड़ा अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अध्यापक को इस योग्यता को हासिल करने के लिए निरंतर कुछ न कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। इसके बाद जो नंबर 9 है छात्र शिक्षक समायोजन, छात्र शिक्षक समन्वय। देखिए,
जितना अच्छा छात्र शिक्षक समन्वय होगा, समायोजन होगा, उतने ही बालक अधिगम को प्रभावित करेंगे। यदि अच्छा समायोजन है, समन्वय है, तो बालक अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, अधिक से अधिक सीखेंगे। और शिक्षक और छात्र में समन्वय नहीं है, बराबर कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में खींचातान है, शिक्षक और छात्र आपस में भेदभाव करते हैं या घृणा करते हैं, तो अधिगम प्रभावित होगा, चाहे अध्यापक के द्वारा कितना ही अच्छा पढ़ा दिया गया हो। देखिए, एक अध्यापक छात्रों के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार करता हुआ अगर शिक्षण कार्य करवाता है, तो उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा और छात्रों के लिए अधिगम लायक भी होगा। और देखिए, इसके बाद चिंता। देखिए, चिंता का तीता, एक सॉन्ग है अक्षय कुमार का, आप सभी को पता है। तो देखिए, जो चिंता होती है वो किसी का भी नाश कर सकती है, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट हो, अगर उसके अंदर चिंता है तो चिंता का चिता चिंता चिता के समान है। जैसे हम किसी मृत व्यक्ति को चिता पर लिटाते हैं तो जल जाता है, उसी तरह चिंता भी एक विद्यार्थी को जला देती है चिता पर बिठाकर। तो कभी भी अपने जीवन पे, विद्यार्थी जीवन में तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता द्वारा हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था करती है, नए नए तरीकों के माध्यम से अच्छे विद्यालय में हमारा प्रवेश दिलाया जाता है। तो चिंता भी क्या करती है, शीघ्र अधिगम को प्रभावित करती है। चिंताग्रस्त बालक शीघ्र अधिगम नहीं कर सकता, वास्तव में सही है। और चिंताग्रस्त जो बालक होता है उसमें जो ज्ञान होता है, अधिगम होता है, वो भी चला जाता है। तो चिंता कभी नहीं करना दोस्तों। यदि आपको अच्छा अधिगम करना है, अधिगम को प्रभावित नहीं हो आपके शिक्षण के दौरान, तो कभी चिंता मतलब टेंशन, कभी जीवन में टेंशन नहीं लेना, बिंदास होके खुले दिमाग से अध्ययन करना। इसके बाद पारिवारिक एवं विद्यालय वातावरण। देखिए, जितना अच्छा विद्यालय का वातावरण होगा, जितना अच्छा परिवार का वातावरण होगा, बालक उतना ही ग्रहण करेगा, अधिगम करेगा। आपने देखा होगा कई परिवारों में लड़ाई झगड़ा कलह ये चलता रहता है, तो उनके बालक भी शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका कारण है पारिवारिक कलह है, जो पारिवारिक वातावरण है वो अच्छा नहीं है, इस कारण से अधिगम प्रभावित होता है। और जिस विद्यालय का वातावरण अच्छा है, उचित कक्षा कक्ष बैठक व्यवस्था है, अच्छे अध्यापक हैं और एक अच्छा वातावरण का निर्माण करते हुए जिस विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाया जाता है, वो अध्यापन कार्य बालकों के लिए अच्छा होता है, शीघ्र अधिगम करने वाला होता है। तो बालकों के पारिवारिक एवं विद्यालय वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कई विद्यालयों में अध्यापकों में या विद्यालय प्रशासन के साथ खींचतान चलती रहती है, उस कारण भी बालक अच्छे से अधिगम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 12, ये जो नेक्स्ट है पुनर्बलन। पुनर्बलन, यदि बालकों को शिक्षण दौरान पुनर्बलन मिलता है तो बालक विषय वस्तु या कार्य को शीघ्र सीखते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं और बालकों को जीवन में चाहे अध्यापक हो या परिवार के जन हो या सामाजिक लोग हो, बालकों को अधिक से अधिक पुनर्बलन, फीडबैक, मोटिवेशन प्रदान करना चाहिए। चाहे आपका अधिगम इतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन यदि आपने बालकों को मोटिवेशन किया, अभिप्रेरणा दी, पुनर्बलन दिया, फीडबैक दिया, तो बालक शीघ्र अधिगम करेंगे, अधिक अधिगम करेंगे
उनमें क्या है, सीखने के प्रति तत्परता आएगी। तो इसलिए जो बालक होते हैं उनको पुनर्बलन अधिक से अधिक देना चाहिए। तो पुनर्बलन भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद संवेगात्मक वातावरण, देखिए क्रोध, लोभ भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। जिस विद्यार्थी या जिस बालक में क्रोध है, लोभ है, नकारात्मक अभिवृत्ति है, कई मनोवैज्ञानिक ऐसी 16 प्रकार के संवेग है जिसमें से कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। तो बुरे जो संवेग है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि आप में क्रोध है तो आप कभी भी अधिगम नहीं कर सकते, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका क्रोध आप पर हावी है तो आप लाइफ में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और देखिए क्रोध पर मैंने एक मेरे CDRK सैनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड भी कर रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है व्यक्तित्व। देखिए बालक हो या व्यक्ति हो, जिसका जितना अच्छा व्यक्तित्व होगा वो उतना ही अच्छा अधिगम करेगा। मान लीजिए किसी बालक का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उसमें दुराचार है, कुछ नकारात्मक अभिवृत्तियां हैं, किसी के बारे में गलत सोच है, चाहे एक बालक की बालिका के प्रति हो या बालिका की बालक के प्रति हो, यानी कुल मिलाकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उसके हिसाब से भी वो कभी भी अच्छा अधिगम नहीं कर सकता और व्यक्तित्व भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद है शिक्षण, अधिगम, वातावरण एवं संसाधन। देखिए सबसे मस्ट है शिक्षण, अधिगम, वातावरण। देखिए चाहे कक्षा कक्ष हो या शिक्षण कक्ष हो अपने घर पर, उसका वातावरण पढ़ने लायक नहीं होगा, सीखने लायक नहीं होगा तो हम अधिगम नहीं कर सकते। तो चाहे विद्यालय हो या कक्षा कक्ष हो या घर का जो पढ़ने का रूम, रीडिंग रूम हो, और संसाधन। देखिए यदि कई बार आपने देखा होगा कि कई परिवार के लोग किसी विद्यार्थी को आवश्यक संसाधनों की पूर्ति नहीं करते हैं, बुक नहीं दिलाते हैं, पेंसिल नहीं दिलाते हैं। तो बुक, पेंसिल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं दिलाते हैं तो अधिगम प्रभावित होता है। आज की क्लास में हमने अधिगम के प्रभावित होने वाले 15 कारकों का अध्ययन किया और आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और आप सब मेरे साथ मेरी क्लास में अंत तक बने रहे। आप सभी को CDRK सैनी BEd कंपटीशन क्लासेज की ओर से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।